कैसे हो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 3। इसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, यानी कि भूतकाल की कुछ झलकियां। हमारे इतिहास से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को इस पार्ट में बताया गया है। हम देख लेते हैं, इसके परिचय संबंधी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। हियर आर सम पिक्चोरियल glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. यहाँ हमें 1757 से लेकर 1857 के समय की कुछ झलकियां बताई गई हैं, जिस समय अंग्रेजों का शासन था भारत पर। 1757 से अंग्रेजों के शासन का प्रारंभ माना जाता है। बंगाल के कुछ हिस्सों पर यहाँ पर अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। उसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया धीरे धीरे, और पूरे भारत पर किस तरह से उन्होंने कब्जा जमाया। और उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में पिक्चरों के माध्यम से कुछ स्पीच बबल्स, यहाँ पर देखिए स्पीच बबल्स एक शब्द दिया हुआ है। स्पीच बबल्स का मतलब है कि जिस तरह हम कॉमिक्स पढ़ते हैं या पिक्चर के साथ में हम ऐसे कोई भी कार्टून दिया हुआ होता है, आपने अखबार में देखा होगा, तो उसमें एक बबल्स बनाया हुआ होता है और उसमें कुछ शब्द दिए होते हैं, यानी कि वो उस व्यक्ति के द्वारा कहे जा रहे हैं। तो इस तरह के स्पीच बबल्स के माध्यम से यहाँ हमको चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। बड़ा मजा आने वाला है इस पाठ में बच्चों, क्योंकि यहाँ चित्रों के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे भूतकाल के बारे में दी गई है। इसलिए हमें अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो ये पाठ बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ 1857 तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। 1757 से 1857। 1857 की क्रांति बहुत ही प्रसिद्ध क्रांति थी। हमारा पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर के हमने ये स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। उसी के बारे में हम लास्ट में इस पार्ट में पढ़ेंगे। इसका पहला भाग है जिसका नाम है द मार्टियर्स। मार्टियर्स का अर्थ होता है शहीद। अर्थात इस पहले भाग में भारत की आज़ादी के बाद का दृश्य है। ये देखिए ऊपर का जो दृश्य है वो भारत की आज़ादी के बाद के समय का दृश्य है दिखाया गया है। इसमें श्रीमती लता मंगेशकर जी के द्वारा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गीत रहा है हमारा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो गीत गाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर हमें दिख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनके एक सभा में ये गीत गाया जा रहा है, ऐसा इसमें दिख रहा है। और भी सारे प्रबुद्ध गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके बाद में नीचे हमें जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी दिखाया गया है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय इत्यादि को दिखाया गया है। इस तरह से ये जो शहीद हैं इनके लिए ये गीत गाया जा रहा है, तो उन्हें याद करके ये गीत गाया जा रहा है। तो इस चित्र के माध्यम से ऐसा दर्शाया गया है। फिर हम देखते हैं इस पाठ के भाग 2 में कंपनीज कन्क्वेस्ट। अब शुरू होता है पाठ का वास्तविक हिस्सा 1757 से कि कंपनी ने किस तरह से, देखिए चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो मैरून कलर का हिस्सा है, ये हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में, ब्रिटिश कंपनी के हाथों में दिखाई दे रहा है। और पीले रंग का जो हिस्सा है ये अभी भारत के राजाओं के अधीन है। लेकिन धीरे धीरे किस तरह से ब्रिटिशर्स इस पर भारत पर अधिकार कर लेते हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए ये 1765 के भारत की स्थिति का वर्णन इसमें यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह की स्थिति थी भारत में, किस तरह से राजा आपस में लड़ा करते थे और कंपनी ने किस तरह से भारत को जीता। इसी तरह फिर भाग 2 में हम ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन ने किस तरह से भारत के उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, किस तरह लोगों पर अत्याचार किया और धीरे धीरे कैसे लोगों में क्रांति की भावना पैदा हुई। फिर हमारे कुछ समाज सुधारकों का हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए इस पूरे पाठ में बहुत ही संक्षेप में, गागर में सागर भरा हुआ है बच्चों। सारे हमारे
प्राचीन जो अंग्रेजों के आगमन से लेकर के 1857 का काल है उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है। राजा राम मोहन राय जो हमारे प्रथम समाज सुधारक थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद में ये देखिए दमन का काल 1765, डिससेटिस्फैक्शन जनता में असंतोष की भावना। उसके बाद द स्पार्क, चिंगारी, ये देखिए 1855 से 1857 के बीच में जनता में जब कोई भी किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं तो फिर वो विद्रोह करने के लिए प्रेरित होता है। तो उसी चिंगारी को दिखाया गया है यहाँ पर इस भाग में कि किस तरह से अलग अलग जगह पर लोगों के मन में विद्रोह की भावना पैदा हुई। और फिर रिवोल्ट, फिर यहाँ दिखाया गया है ये विद्रोह को कि किस तरह से 1857 की क्रांति हुई। ये फाइट फॉर फ्रीडम 1857। इस तरह से हम इस पार्ट को 9 पार्ट में यहाँ दिया हुआ है, चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। इस पूरे पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं बच्चों। अगर किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड हमें अच्छे से पता हो तो वो चीज़ हमें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी दे देता हूँ संक्षेप में, जिससे आपको पता चले कि भारत में प्राचीन काल में किस तरह की स्थितियाँ रही और उन स्थितियों से भारत की जनता ने कैसे सामना किया और किस तरह से उन स्थितियों से बाहर निकल करके अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में कामयाब रहे। पहले से ही भारत इस तरह का नहीं था। जैसा हम देखते हैं प्राचीन काल में हम जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया रहा है। भारत में से चीज़ों का बहुत अधिक निर्यात किया जाता था। भारत हर तरह से संपन्न और समृद्ध था क्योंकि यहाँ पर हमें बाहर से कुछ मंगाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारा प्रत्येक गांव एक इकाई हुआ करता था, अर्थात हर गांव इतना सक्षम था कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं अपने आप ही कर लिया करता था। सभी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होती थी, जैसे अनाज है, मसाले हैं, वस्त्र हैं या कोई भी छोटी मोटी मशीनरी हम अपने आप बना लिया करते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू उद्योगों के माध्यम से कर लिया करते थे। इसलिए भारत से जो भी चीज़ें थी वो बाहर विदेशों में निर्यात होती थी और निर्यात से हमें उसके बदले में सोना मिलता था और भारत धीरे धीरे संपन्न होता जा रहा था। इस संपन्नता के कारण से ही कुछ विदेशी लोगों की, विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र भारत पर पड़ी और उन्होंने, कुछ लोगों ने लूटने के इरादे से और कुछ लोगों ने यहाँ पर स्थायी साम्राज्य स्थापित करने के इरादे से यहाँ आक्रमण किए और वे अपने इरादों में सफल हुए और भारत को वर्षों तक गुलामी का सामना करना पड़ा। तो बच्चों उस स्थिति को, इतिहास की परिस्थिति को हम जान लेते हैं कि अंग्रेजों का काल आने से पहले क्या परिस्थितियां रही और अंग्रेजों के काल के बाद में क्या परिस्थितियां रही, तो हम इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं संक्षेप में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लूंगा इसमें आपका, और संक्षेप में आपको पूरा इतिहास का ओवरव्यू दे देता हूँ। भारत में मानव सभ्यता नाम से मैंने इसको आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से मानव सभ्यता का हम अब विकास कह सकते हैं। शुरू में विकास भी हुआ लेकिन बाद में धीरे धीरे पतन भी हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ विकास और पतन शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मानव सभ्यता का क्रम क्या रहा, वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है इतिहास को। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है जहाँ हमें लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं है, सिर्फ अवशेषों और किसी साक्ष्यों के माध्यम से हम अनुमान लगाते हैं, वो काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और उसके बाद का काल ऐतिहासिक काल, जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्रमाण मिलना शुरू हो गए, वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो हम मूलतः ऐतिहासिक काल को इसमें यहाँ देखते हैं कि इसको भी 3 भागों में बांट कर पढ़ा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल से शुरू करते हैं बच्चों, तो लगभग 2400 ईसा पूर्व। आज हम ईस्वी सन 2020 में हैं और इस 2020 से हम आज अनुमान लगाएं तो आज से लगभग ये 2000 और 2400 और साल पहले, यानी कि 4400 वर्ष पूर्व से हम प्रारंभ कर रहे हैं ऐतिहासिक काल का, जहाँ से हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि एक उन्नत सभ्यता, एक शहरी सभ्यता जहाँ पर सब लोग अपने आप में संपन्न थे और विदेशों से भी संपर्क थे, व्यापार था और हर तरह की मशीनरी और आदि कृषि वगैरह का हम उपयोग करते थे। वहाँ से हम शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमाण हमें खुदाई में भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे काल आया वैदिक काल, वेदों का जन्म हुआ और वेदों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी, अनेकों उन्नत विषयों की शिक्षा भारत में दी जाती थी। भारत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लघु और कुटीर उद्योग
घर घर में विकसित थे, हर व्यक्ति संपन्न था, शिक्षा भी अपने एक श्रेष्ठ काल था, शिक्षा भी सभी को प्रदान की जाती थी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे थोड़ी कुरीतियों का प्रारंभ हुआ और अनेकों धर्मों का उदय हुआ और इसी के साथ आया जनपद काल। इस जनपद काल में भारत 16 जनपदों में विभाजित हो गया, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे राज्यों को यहाँ जनपद का नाम दिया गया है। लेकिन एक सांस्कृतिक भावना एक ही थी, शासक अलग अलग थे, लेकिन पूरी सांस्कृतिक जो एकता थी भारत में वो सब यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद आया इन जब भारत टुकड़ों में विभाजित था और राजा आपस में लड़ रहे थे, तो एक चंद्रगुप्त नाम के महान शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु थे चाणक्य। उन्होंने भारत को एक करने का स्वप्न देखा और विदेशी आक्रांता सिकंदर और मगध के शासक घनानंद का अंत करके एक संपन्न और उत्कृष्ट मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। ये बड़ा ही संपन्नता का काल था भारत का। उसके बाद का काल हम देख सकते हैं, ये शुंग और कर्ण वंश और यूनानी, शक और पल्लव विदेशी आक्रमणकारी आए और फिर से भारत विभाजित हुआ। लेकिन उसके बाद में फिर गुप्त साम्राज्य आया और भारत का एक स्वर्णिम काल जिसे कहा जाता है, वापस पुनः भारत को एकता के सूत्र में बांधा गया और भारत फिर से समृद्धता की ओर आगे बढ़ा। फिर धीरे धीरे गुप्त शासन का अंत हुआ और पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट शासन आया और उसके बाद राजपूत शासकों ने भारत पर शासन किया। किंतु ये काल आते आते हम यहाँ देख रहे हैं प्राचीन काल में कि कुछ शासक ऐसे महान और श्रेष्ठ शासक हुए जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा और कुछ ऐसे शासक हुए जो आपसी फूट और आपसी लड़ाई में ही उलझे रहे और उन्होंने विकास की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी यहाँ इस प्राचीन काल तक भारत में अधिकांशतः भारत के ही मूल शासकों का शासन रहा और भारत से धन लूट कर बाहर नहीं ले जाया गया, भारत के उद्योगों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया गया, भारतीय संस्कृति, भारतीय गुरुकुल अपने चरम उत्कर्ष पर थे, विद्या के लिए कोई रोक नहीं थी, गुरुकुलों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई थी। इसलिए यहाँ पर जनता संपन्न थी। युद्धों के समय जरूर थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता था, लेकिन इतनी हानि नहीं हुई जितना कि मध्यकाल में जो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण से भारत को हुई। मध्यकाल में हम देखते हैं बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा होगा बीच में मध्यकाल, कि अरब आक्रमण से भारत का धन विदेशों में जाना प्रारंभ हुआ। विदेशी पहला जो आक्रांता था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ये भारत में आया और इसने भारत में बहुत बुरी तरह लूट मचाई और भारत का धन लेकर के यहाँ से बाहर गया। इसी तरह का एक शासक था महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। आपने सुना होगा सोमनाथ मंदिर की लूट। गुजरात का एक सोमनाथ मंदिर था जिसे कई बार लूटा गया और फिर भी उसमें इतना धन था कि वो उन लोगों से ले जाया नहीं गया। ये गजनी नाम के शासक ने वहाँ पर लूट की थी और ये यहाँ से धन चुरा करके भारत से बाहर ले गया था। लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ से धन लेकर के जाना था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने स्थायी शासन स्थापित नहीं किया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता इन लोगों की लूट से बहुत परेशान हुई। उसके बाद सल्तनत काल हम पढ़ते हैं। सल्तनत काल में भी यही क्रम जारी रहा। विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर कुछ समय शासन किया और यहाँ की जनता को लूटना और धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य किया। और उसके बाद फिर एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना हुई जिसके संस्थापक थे बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1526 ईस्वी लगभग ये मुगल काल पढ़ा जाता है। लेकिन ये मुगल काल भी कुछ इसी तरह का काल था। इन लोगों ने स्थायी शासन तो किया जनता पर, लेकिन बहुत अधिक अत्याचार भी करना प्रारंभ कर दिया। इन्हीं के अत्याचारों से परेशान होकर के दक्षिण में एक साम्राज्य उदय हुआ, मराठा साम्राज्य, जिसके शासक थे महाराजा छत्रपति शिवाजी। शिवाजी ने इन मुगलों का प्रतिकार किया और दक्षिण में अपना मराठा साम्राज्य स्थापित किया। इनकी सत्ता को उखाड़ फेंका, इनके अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जहाँ प्राचीन काल में एक और भारत बिल्कुल समृद्ध और संपन्न भारत रहा, अनेकों उच्च कोटि के शासक भारत में रहे। गुप्त काल जिसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, या मौर्य काल जहाँ भारत पूरे एकता के सूत्र में बंधा उन्हें। वहीं हम देखते हैं कि मध्यकाल में भारत की जनता बुरी तरह त्रस्त रही विदेशी आक्रांताओं से। यहाँ से धन लूट करके और धर्म परिवर्तन के इरादे से लोगों ने यहाँ पर शासन किया।
इसके बाद धीरे धीरे मुगल काल से ही अंग्रेजों के आगमन, विदेशी लोगों का आगमन प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि वास्को डी गामा नामक एक यात्री भारत में आया। ऐसा कहते हैं कि भारत की उसने खोज की। वैसे बच्चों, भारत तो था ही सही, और पूर्व में भी भारत का व्यापार था, ऐसा विदेशी इतिहासकार हमें बता देते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। लेकिन भारत की खोज, ये एक गलत तथ्य हमें पढ़ाया जाता है। वास्तविकता में देखा जाए तो भारत का तो प्राचीन काल से ही विदेशों से संपर्क रहा है। तो हम यहाँ इतिहास की दृष्टि से ही देख लेते हैं। वास्को डी गामा भारत में आया, उसके बाद में फिर पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी लोग यहाँ पर आए, और फिर अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों का आगमन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डेट स्पेसिफाई की जाए, वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना पहले से भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी साम्राज्य, स्थायित्व जो प्रारंभ हुआ, वो कहा जा सकता है प्लासी के युद्ध से। 23 जून 1757 का ऐसा दिन था हमारे इतिहास का, इसे बहुत ही खराब दिन भी कह सकते हैं, काला दिवस कह सकते हैं, क्योंकि ये वो दिन था जब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की और भारत पर एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखना प्रारंभ किया। तो थोड़ा सा मैं प्लासी के युद्ध के बारे में बता देता हूँ। उस समय बंगाल बहुत ही संपन्न क्षेत्र हुआ करता था भारत का। इतना अधिक संपन्न क्षेत्र था कि यहाँ मतलब सोने के सिक्के लोगों के घरों में गिने नहीं जाते थे, बोरों में भर के रखे जाते थे। वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये स्थिति थी हमारे पूरे भारत की, और बंगाल में तो इससे भी अधिक संपत्ति थी, बहुत अधिक संपत्ति हुआ करती थी, क्योंकि ढाका का मलमल विशेष प्रसिद्ध था, और ये मलमल विदेशों में जाता था और उसके बदले में हमें सोना प्राप्त होता था। इसकी विशेषता यह थी कि अंगूठी में से एक पूरा थान निकाला जा सकता था, इतना कोमल हुआ करता था मलमल। बहुत ही उच्च क्वालिटी का कपड़ा हमारे यहाँ पर बिना किसी मशीनों के, घरेलू उद्योगों के माध्यम से बनाया, निर्मित किया जाता था। इतने अच्छे कारीगर हुआ करते थे भारत में। और भी अधिक अनेकों व्यापार यहाँ पर थे हमारे यहाँ। यहाँ हमें बाहर से कुछ मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, हमारे यहाँ से तो निर्यात किया जाता था। तो इस वजह से यहाँ संपन्नता थी। यहाँ का नवाब सिराजुद्दौला था, उसका एक सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति से अपनी ओर मिला लिया और उसे साम्राज्य का लालच दे करके नवाब सिराजुद्दौला की सेना को कमज़ोर कर दिया। और जब क्लाइव का आक्रमण हुआ तो मीर जाफर पहले से ही उसकी ओर मिला हुआ था, इसलिए उन्हें युद्ध जीतने में बहुत आसानी हो गई। बहुत कम सेना के साथ ही मीर जाफर की देशद्रोह के कारण से रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली। और उसी के साथ में जब एक राज्य ने प्राप्त हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे फिर अंग्रेजों ने और दूसरे क्षेत्रों पर भी भारत के अधिकार कर लिया, और उसी के साथ भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। और धीरे धीरे फिर अंग्रेज भारत के अन्य राज्यों पर भी साम्राज्य स्थापित करते गए। कुछ राज्यों पर या कुछ क्षेत्रों पर तो भारत पर के अंग्रेजों ने सीधा साम्राज्य स्थापित किया, और कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने उन वहाँ के राजाओं को अधीन बना करके और उनके माध्यम से यहाँ पर लूट प्रारंभ कर दी। भारत में आगमन के साथ ही अंग्रेजों ने सबसे पहला काम ये किया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का काम किया इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए तो उस राष्ट्र को लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने, इनका एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैकॉले नाम के व्यक्ति को ये भारत में भेजते हैं ये सर्वे करने के लिए कि ये पता लगाओ कि भारत में आर्थिक स्थिति कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, और हमें रिपोर्ट दो कि भारत को लंबे समय तक गुलाम कैसे बनाया जा सकता है। तो मैकॉले का लिखित प्रमाण है, ब्रिटेन की संसद में रखे हुए हैं। मैकॉले वहाँ जाकर कहता है कि भारत में शिक्षा की बहुत उन्नत स्थिति है, प्रत्येक गाँव में गुरुकुल है और गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक गुरुकुल की व्यवस्था प्रत्येक गांव करता है, गांव के लोग गुरुकुल के शिक्षकों के आचार्यों की व्यवस्था करते हैं, और वहाँ शिक्षा, हर क्षेत्र में शिक्षा, राजनीति में, भूगोल में आदि, अर्थशास्त्र की शिक्षा, कला की, साहित्य की, संस्कृति की, सभी चीज़ों की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। शिक्षा का स्तर बहुत ही उन्नत है। तो
इस प्रकार वो कहता है कि वहाँ भारत में मैंने कोई अभी तक भी कोई भिखारी नहीं देखा, वहाँ सभी लोग संपन्न हैं। तो अंग्रेज उससे पूछते हैं कि किस प्रकार से हम भारत के ऊपर अधिकार या अपना स्थायित्व कर सकते हैं। तो मैकाले जवाब देता है कि अगर भारत की शिक्षा पद्धति को, संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, उन लोगों के मन में उसके प्रति हीन भावना पैदा कर दी जाए, तो हम भारत पर स्थायी अधिकार कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इसी बात पर काम करना शुरू किया और उन्होंने भारतीय गुरुकुलों को नष्ट करवा दिया और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जोड़ दिया। अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों को नौकरियों में विशेष स्थान प्रदान किया गया और धीरे धीरे इस तरह से भारत के गुरुकुलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। वहाँ के जो शिक्षक थे उनको उनकी हत्या कर दी गई, गुरुकुलों को पूर्णतः समूल नष्ट कर दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा के स्कूलों को प्रसार किया गया। तो फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का जब है अत्याचार बढ़ने लगा। और दूसरी बात, भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को यहाँ पर नष्ट करने का प्रयास किया गया। भारत में जो बनी हुई चीज़ें थी उन पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया गया और विदेशों से आने वाली चीज़ों पर टैक्स फ्री कर दिया गया, उनमें टैक्स से मुक्त रखा गया, जिससे कि विदेशी चीज़ें सस्ती पड़ने लगी। यहाँ से कच्चा माल विदेश ले जाया जाता और वहाँ से तैयार माल को लिए भारत में उसकी खपत की जाती। लोगों को जब वो चीज़ें सस्ती लगने लगी तो लोगों ने वो खरीदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारतीय लघु कुटीर उद्योग बंद हो गए। इसी प्रकार उन्होंने लोगों पर, भारतीय उद्योगों पर कर बढ़ा दिया, जिससे कि भारतीय उद्योग अपने आप को विदेशी उद्योग की तुलना में स्थायी नहीं रख पाए और वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ से अधिक कानूनों के माध्यम से अंग्रेजों ने धन लूटना शुरू कर दिया। कहते हैं कि बंगाल से ही सैकड़ों जहाज भर करके सोना यहाँ से ले जाया गया। तो आप देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अगर एक बंगाल से इतना सारा धन ले जाया गया तो फिर पूरे भारत से तो कितना धन ले जाया गया होगा। और इसी के का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे अकाल पड़ने लगे, लोग भूखे मरने लगे और अनेकों बीमारियां फैलने लगी। तो हम इस पाठ को इसी रूप में 9 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ चित्र देख ही लिया था, मार्टियर शहीद का चित्र बताया गया है। उसके बाद की कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, धीरे धीरे कंपनी ने, मैंने बताया 1757 का युद्ध निर्णायक युद्ध था, कंपनी की विजय हुई और धीरे धीरे फिर कंपनी का शासन पूरे भारत में स्थापित हुआ। क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, यहाँ एक शब्द प्रयुक्त किया गया बच्चों, सुपीरियर वेपन। ब्रिटिश कंपनी का सुपीरियर वेपन, सुपीरियर वेपन क्या था? फूट डालो राज करो, सबसे श्रेष्ठ हथियार था ये। यहाँ के राजाओं में फूट थी पहले से, उसका लाभ इन्होंने उठाया और अंग्रेजों ने किसी एक राजा का साथ दे करके दूसरे राजा को राज्य पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे फिर उस राजा की भी हत्या कर दी और उस राज्य पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन करने में सफल हो गए। तो उस समय भारत की जनता की जो मानसिक स्थिति थी वो फिर इस पाठ में बताई गई है। कुछ लोग सोचते थे कि अंग्रेज भारत में आकर के अंग्रेजों ने आपसी राजाओं की लड़ाइयों को बंद करवा दिया है। कुछ लोग कहते थे कि अरे हमारे शासक चाहे कैसे भी हो लेकिन हमारे अपने थे, ये विदेशी शासक हैं, हम अब विदेशों के गुलाम हो गए हैं और ये हम पर बहुत अधिक अत्याचार कर रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन में भारतीय लोगों को बहुत ही दीनहीन और कमजोर और अविश्वास की स्थिति उन पर थी। भारतीय लोगों पर अविश्वास किया जाता था, कमजोर समझा जाता था, उन पर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं किया जाता था। फिर चौथा पॉइंट आता है राम मोहन राय। ऐसे समय में ये हमारे एक समाज सेवक हुए राजा राम मोहन राय। इन्होंने विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के माध्यम से भारतीय जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और इन्होंने अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। विदेशों में जाकर के भी भारतीय जनता की वकालत की, वहां पर जाकर के भी ये कहा अंग्रेजों से कि हम भले ही तुम्हें अपना शासक मान सकते हैं लेकिन शासक की एक जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के प्रति कर्तव्यबद्ध होता है, वो जनता का सेवक होना चाहिए, जनता के लिए उसे कुछ करना चाहिए। ऐसी आवाज़ राजा मोहन राय ने उठाई। किंतु ब्रिटिश सरकार ये सब मानने वाली नहीं थी क्योंकि वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से धन लूटने ही आई हुई थी। तो उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पर लूट करना शुरू कर दिया, लोगों का दमन करना शुरू कर दिया। जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते उन्होंने कानून बना दिया, उन्हें बिना किसी सबूत के सीधा जेल में बंद कर दिया जाता। इस तरह से लोगों में असंतोष की भावना पैदा हुई। देखिए हमारा ये अगला छठा पॉइंट है असंतोष।
डिससेटिस्फैक्शन, और इस डिससेटिस्फैक्शन के कारण से धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारियां भड़कना प्रारंभ हो गई। इस विद्रोह की चिंगारियों में ही एक विद्रोह का नाम आया है संथालों का विद्रोह, और उसके बाद में यहाँ मंगल पांडे के विद्रोह के बारे में भी बताया गया है कि चर्बी वाले कारतूसों के माध्यम से अंग्रेजों ने यहाँ पर हमारे धार्मिक भावनाओं पर भी ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस हुआ करते थे, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक अपमानजनक धार्मिक असंतोष वाली बात थी। इसलिए उन्होंने फिर इसका विरोध किया और धीरे धीरे सेना में भी जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और फिर 1857 का एक ऐसा समय आया जब मंगल पांडे और अनेकों दूसरे राजाओं क्रांतिकारियों के माध्यम से क्रांति विद्रोह की ज्वाला भड़की, और उसके बाद में अनेकों देसी राजा जो अलग अलग बिखरे हुए थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला आदि शासकों के माध्यम से भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर और है, कुंवर सिंह, जिन्होंने गोली लग जाने के कारण अपनी बाह को काट दिया, गंगा में समर्पित कर दिया और आखिरी सांस तक युद्ध लड़ते रहे। और इस प्रकार से इस पाठ का अंत हो जाता है 1857 की क्रांति के बारे में बताते हुए। तो हम देखते हैं बच्चों कि इस पाठ में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ और उसके बाद में 1857 की क्रांति तक का समय को बताया गया है, जिसके माध्यम से ये देखिए, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं बेगम हजरत महल का नाम है, मौलवी अहमदुल्ला और अजीमुल्ला खान, कुंवर सिंह आदि क्रांतिकारियों के नाम है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहादुर शाह जफर को क्रांति में वो लोग सफल भी हुए, दिल्ली तक पहुंचकर उन्होंने अधिकार भी किया क्रांतिकारियों ने, और बहादुर शाह को अपना शासक घोषित कर दिया दिल्ली का, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला, अंग्रेज़ों ने पुनः वापस इस पर भारत पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये देखिए, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर 7 नंबर स्पार्क्स, क्रांति की ज्वालाएं किस तरह भड़क रही हैं, लोग किस तरह विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेज़ों का। इस तरह हम पूरे पाठ को, हमने इसका ओवरव्यू जाना है। हम अब इसको एक एक पंक्ति भी, इसका अर्थ भी जानेंगे अगले वीडियो में। पहले मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको कैसा लगा यह आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो स्वागत है आपका। धन्यवाद।